हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप विषय पर बात करूंगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत मैं आपसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख स्थल रूपों के अंतर्गत पर्वत, पठार व मैदान के तहत बात करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चित्र को आप एक बार देखें। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो प्रमुख स्थल रूप हैं उनके बारे में बताया गया है चित्र के माध्यम से। जैसे इसमें सबसे उच्चावच के आधार पर अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर स्थल रूपों को देखें तो उसमें सबसे ऊंचे होते हैं पर्वत, और उसके बाद आते हैं पठार, उसके बाद आते हैं मैदान, उसके बाद आता है समुद्र। इसके अंतर्गत आते हैं कुछ पर्वत के अंतर्गत पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, घाटी आती हैं, पहाड़ियाँ आती हैं। नदी के अंतर्गत जो मैदानों में बहती हैं पर्वत से निकल के पठार से होते हुए, उनमें सहायक नदियाँ, वितरिका, डेल्टा भी बनाती हैं नदियाँ। समुद्र के तहत तट होते हैं, उसमें स्थल संधियाँ होती हैं, प्रायद्वीप होते हैं, जल संधि द्वीप होते हैं, नदी का मुहाना होता है, समुद्र होता है, झीलें होती हैं। इस तरीके की हम कई स्थल रूपों को देखते हैं। अब दोस्तों, इस अध्याय को हम शुरू करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, आपने इस चित्र के माध्यम से कई प्रकार के ये जो स्थल रूप देखे हैं, तो इनका निर्माण हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार की प्रक्रियाओं के तहत हुआ है। इनमें पहली है आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के कारण सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है, कहीं धंस जाती है। और दूसरी है बाह्य प्रक्रिया, वो भी इस तरीके से हमारी पृथ्वी के स्थल रूपों को प्रभावित करती है। आंतरिक प्रक्रिया को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी के अंदर तापमान की अधिकता के कारण उसके अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, पिघली हुई, उनको हम मैग्मा कहते हैं। और ये जो मैग्मा होता है ये पृथ्वी के जो धरातल है उस पर लगातार दबाव डालता रहता है। इसको जहाँ पे भी जगह मिलती है तो वहाँ पर ये पृथ्वी की जो स्थलाकृति है उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है। इससे विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार व मैदानों पर भी ये काफ़ी कुछ असर डालता है। जबकि बाह्य प्रक्रिया के तहत कुछ बाह्य कारक जैसे कि अपरदन, परिवहन, निक्षेपण जैसी प्रक्रियाएं पृथ्वी के स्थल रूपों को प्रभावित करती हैं। जैसे कि अपरदन से क्या है, कटाव होता है। अपरदन का मतलब कटाव होता है। जैसे कि ये कोई स्थल है, इसमें तापमान, दबाव या गुरुत्वाकर्षण प्रवणता के कारण ये कटाव हो गया। कटाव से क्या अपरदन उस कटे वाले हिस्से को अलग कर देता है। जबकि निक्षेपण परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे कि जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा उसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाते हैं। जबकि निक्षेपण इसको लाए गए इस निक्षेप को जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पर इसको डाल देता है। तो इससे यहाँ पर क्या है, दूसरी स्थल रूप का निर्माण होता है और यहाँ पर अलग प्रकार के स्थल रूप निर्मित हो जाता है। जो पहले था इस समय इसमें काफ़ी योगदान देता है। दोस्तों, अब हम दोस्तों सबसे पहले प्रमुख स्थल रूप पर्वत पर आते हैं। दोस्तों, पर्वत का क्या होता है, ये इसका शिखर छोटा होता है व इसका आधार चौड़ा होता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि शंकुआकार आकृति के समान होता है। ये शंकुआकार आकृति में क्या होता है, इसका जो शिखर होता है वो छोटा होता है और जबकि आधार चौड़ा होता है, इसका ढाल ज़्यादा होता है। तो पर्वतों में क्या होता है दोस्तों, इनसे क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर बर्फ़ की नदियाँ पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, हम हिमानी कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम ग्लेशियर कहते हैं। और यहाँ की जलवायु कठोर पाई जाती है। कि कहने का मतलब यह है, मानव की जीवित रहने के लिए कम अनुकूल होती है यह। और ये जो पर्वत पाए जाते हैं ये कई बार श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत है,
श्रृंखला कहने का मतलब ये एक पर्वत हो गया, दो हो गया, इस तरीके से कई किलोमीटर के दायरे में, ये कई 100 किलोमीटर के दायरे में इस तरीके की श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। ये समानांतर भी हो सकती हैं या एक दूसरे से काफ़ी दूर भी हो सकती हैं। ये इस तरीके के हम पर्वतों को, श्रृंखलाओं वाले पर्वतों को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज जैसी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं पर्वतों के प्रकारों को। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है बलित पर्वत, दूसरा है ब्रह्मसूत्र पर्वत, जबकि तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत का मतलब है पृथ्वी के अंदर जो लावा पाया जाता है, जो मैग्मा पाया जाता है, वह पृथ्वी के धरातल पर दबाव डालता है, जिससे कि यहाँ पर बलन यानी कि बलन उत्पन्न होता है। सिकुड़न पैदा करता है, दोनों तरफ से दबाव डालेगा सिकुड़न, तो ये समतल धरातल इस तरीके से बदल जाएगा। इससे क्या बलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसी तरीके से ब्रह्मसूत्र पर्वत यानी कि पृथ्वी का जो धरातल है उसका एक भाग ऊपर उड़ जाता है, जबकि उसका दूसरा भाग नीचे चला जाता है। यानी कि जहाँ पर जब दबाव पड़ता है वो तो ऊपर उड़ जाता है, जबकि दूसरा वाला हिस्सा उसी अनुपात में नीचे चला जाता है। इससे कहते हैं ब्रह्मसूत्र पर्वत। जबकि तीसरा प्रकार इसका ज्वालामुखी पर्वत का है। जो पृथ्वी का जो आंतरिक पदार्थ होता है मैग्मा, वह जब किसी तरीके से पृथ्वी पर आ जाता है तो उससे एक पर्वतनुमा आकृति निर्मित हो जाती है, और उससे चूँकि वह ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित होता है, उसके द्वारा निकले हुए पदार्थों से निर्मित होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन पर्वतों का किस तरीके से हमारे लिए यह उपयोगी होते हैं। चूँकि यहाँ पर जल की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है ज़्यादातर, तो ये नदियों के उद्गम स्रोत भी होते हैं। इसका उपयोग पनबिजली के रूप में भी किया जा सकता है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति या जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वनों से ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन आदि प्राप्त होते हैं। और वन सैलानियों के लिए भी आकर्षण का स्रोत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वातावरण बहुत ही खुशनुमा पाया जाता है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग तथा राफ्टिंग और स्कीइंग जैसे खेल भी यहाँ पर काफ़ी प्रचलित हैं। अब हम आते हैं पठारों पर दोस्तों। पठार दोस्तों पर्वतों से कुछ कम ऊंचाई के, काफ़ी कुछ कम ऊंचाई में होते हैं, और इनका आकार सपाट भूमि होती है, यह ऊपर उठी हुई मेज के समान इनका आकार होता है, और इसके एक से अधिक किनारे होते हैं। जैसे कि हम मेज देखते हैं तो उसके एक से अधिक किनारे हुए, जब पर्वतों का एक ही किनारा होता है, एक से अधिक किनारे नहीं होते हैं। और ये पठारों की ऊंचाई प्राय कई 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है, और ये पर्वतों की तरह पुराने या नए भी हो सकते हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। जैसे केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण। जैसे कि हम ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई लगभग 4000 से 6000 मीटर तक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसमें पाया जाता है। अब इनकी उपयोगिता देखते हैं, किस तरीके से इनका उपयोग होता है। पठारों में दोस्तों खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मिनरल्स जो होते हैं ना अपन के, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकांश मात्रा में खनन होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसके अंतर्गत अफ्रीका का पठार सोना व हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के यहाँ पर बहुत से भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। जैसे कि इसमें देखें तो छोटा नागपुर पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित होंडरू जलप्रपात, जबकि कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसमें पाए जाते हैं। इसकी मिट्टी भी जैसे कि पर्वतों की तरह, जैसे ज्वालामुखी पर्वत है उसी तरह लावा पठार भी पाए जाते हैं। लावा दोस्तों वो होता है पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है, पृथ्वी की सतह पर आने के बाद ठंडा हो जाता है, तो उससे भी कुछ पठारों का निर्माण होता है, और वह काला होता है, इसलिए वो उपजाऊ होता है ये, और ये कृषि के लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है।
अब हम आते हैं मैदानों पर। मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं और ये सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। इनकी अधिकतम ऊंचाई 200 मीटर तक हो सकती है। मैदान काफ़ी समतल होते हैं। इनका निर्माण ज़्यादातर नदियों के द्वारा होता है, क्योंकि नदियाँ पर्वतों से निकलने के बाद पठारों में मैदानों में आती हैं। तो पर्वतों से वे पठारों से वे कुछ पत्थर, बालू तथा सिल्ट को अपने साथ लाती हैं और लास्ट में मैदानों में उसको बिछा देती हैं और कुछ हिस्से को समुद्र में ले जाती हैं। तो इससे मैदानों का निर्माण होता है, क्योंकि इससे नई परत का निर्माण होता है। मैदानों में नई परत बिछाई जाती है, जिससे कि ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। तो कृषि के लिए यह काफ़ी उपयोगी होते हैं और इसके अलावा ये परिवहन के निर्माण के लिए भी काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि सतह यहाँ पर पृथ्वी की सतह समतल पाई जाती है। इसके लिए अलावा यहाँ पर कई प्रकार के आधारभूत संरचना का निर्माण करना भी आसान होता है। इसके अंतर्गत हम कुछ मैदानों को जो विश्व प्रसिद्ध हैं उनको देख सकते हैं। जैसे भारत में गंगा में ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मकान बनाना तथा खेती के लिए समतल भूमि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और जो अपन का भारत में पाया जाने वाला गंगा का मैदान है, देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार व मैदान, किस तरीके से मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं। चूँकि दोस्तों पर्वत अधिकांश ऊंचाई पर व अधिक ढाल वाले होते हैं, तो वहाँ पर मानव का जीवन मैदानी व पठारी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कठिन होता है, जबकि मैदानों का जीवन आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी आसान होते हैं। और यहाँ पर लोगों के रहन सहन में भी काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आप देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोग अपने जीविका के लिए वहाँ पर खेती करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर भेड़ वगैरह पालते हैं या जीविका के अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे जंगलों से जड़ी बूटियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं, इस तरीके से उनका उपयोग करते हैं। जबकि पठारों का उपयोग ज़्यादातर खनिज वहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो खनन का कार्य वहाँ पर अधिकांश मात्रा में होता है। जबकि मैदानों में सभी गतिविधियाँ समान रूप से चलती हैं। मैदान सबसे अधिक विकसित क्षेत्रों में से माने जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप किस तरीके से पाए जाते हैं, उनके पीछे कौन कौन सी प्रक्रियाएँ काम करती हैं, व ये विभिन्न प्रकार के स्थल रूप क्या क्या हैं और ये किस तरीके से मानव के निवास को या मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो विभिन्न प्रकार की पिछले अध्यायों के तहत वीडियो बनाई हैं उनको आप एक बार देख लें, क्योंकि यह इस विषय पर बनाई गई आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित वीडियो हैं, जो आपकी आगे किसी भी क्षेत्र को व्यवहारिक रूप में समझने के लिए आपकी काफ़ी मदद करेंगी। आने वाले 2 अध्यायों में मैं इन्हीं तत्वों को भारत के संदर्भ में व्यवहारिक रूप से वर्णित करूँगा, तो आप इन वीडियो को एक बार देख लें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।